अब हम अपवर्त यानी मल्टीपल्स के विषय में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। ये देखो, ये मान लो कि 2 है, ठीक। इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 2। इसके बाद 2 का कर दो 4, फिर 3 का यानी 3 का कर दो 6, 4 का कर दो 8, 5 का कर दो 10। गौर करो ये क्या बन रहा है? ऐसे ही बढ़ता जाएगा, जैसे ये और ऐसे आगे बढ़ाते रहो। तो ये देखो 2 का पारा बन रहा है, यानी किसी संख्या में गुणा करते जाएं, यानी गुणा करते जाएं। 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का, 4 का, ऐसे सीधे से करते जाएं तो जो ये अंक मिलते हैं यानी संख्याएं मिलती हैं वही अपवर्त होते हैं, यानी मल्टीपल्स। ये आप समझ लीजिए। ये हम कह सकते हैं किसी संख्या का अपवर्त उस संख्या को किसी भी संख्या काउंटिंग से गुणा करने पर मिलता है। तो अपवर्त आप समझ गए होंगे कि अपवर्त किन्हें कहते हैं। अब इसके बाद हम अपवर्तक अर्थात गुणनखंड किसे कहते हैं उसको समझते हैं। तो देखते हैं कि अपवर्तक मतलब फैक्टर्स, जैसे 12 के अपवर्तक क्या हो सकता है, यानी 12 में किस किस संख्या का भाग जाएगा ये देख लो। 1 का भाग जाएगा, चला जाएगा, फिर 2 का, 3 का, 4 का, 6 और 12 में 1 का भाग चला जाएगा, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का। तो 12 के गुणनखंड यानी अपवर्तक क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इसी को गुणनखंड भी कहते हैं, लिख लेना ताकि धोखा ना हो। गुणनखंड अब किसी भी संख्या का कोई भी 10 का ले लो, 10 के अपवर्तक क्या होंगे? 1, 2, 5 और 10। अगर 17 के कहें, 17 के अपवर्तक 1 और 17, तो ये अपवर्तक हो गया, गुणनखंड हो गया। अब इतना तो आप समझ गए होंगे कि 12 के अपवर्तक हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12, यानी 12 में किस किस संख्या का भाग चला जाएगा। उसी प्रकार 10 के और 17 के। अब हम प्राइम फैक्टर यानी आभाज्य संख्या किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। तो आभाज्य संख्याएं, इसी को रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं, प्राइम नंबर भी इंग्लिश में कहते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं, भाषा के आधार पर अलग अलग देते हैं। आभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड जैसे 2 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 1 और 2। 3 के 1 और 3,
5 के 1 और 5, 7 के 1 और 7, 9 नहीं होगा, 11 के 1 और 11। इन लाइनों का मतलब है के गुणनखंड, जो ऊपर लिखा वही है। तो ऐसे ही चलता जाएगा, 13, 17, 19, 23, ऐसे चलता जाएगा। तो इन्हें क्या कहते हैं? आभास संख्याएं, क्योंकि इनके केवल 2 ही गुणनखंड हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड इनके नहीं हैं, इसलिए ये आभास संख्याएं कहलाती हैं। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, जो समझिए याद रखिएगा, जो समझ में आए वो करिएगा, पर याद रहना चाहिए, क्योंकि इसकी जब जरूरत पड़ेगी तब आप भूल गए तो सवाल गलत। अब इसको थोड़ा सा नोट कर लेना, ध्यान बना रहेगा, वीडियो रोक कर इसको नोट कर लेना। अब इसी में हम ये करना चाहते हैं कि अब अगर हम इसको ऐसे ऐसे भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? अब तो भाज्य संख्याएं इसके कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याएं जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हों वो क्या होंगी? संख्याएं भाज्य संख्या। अब ये तो अभाज्य हटा दें, ये हटा दें, ठीक है। अब देखो, अब गौर से 4 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2 और 4। देखो 2 से अधिक गुणनखंड मिले, गुणनखंड मिल गए 3, तो ये संख्या है भाज्य। 6, 1, 2, 3 और 6, इसके गुणनखंड 2 से अधिक होनी चाहिए, तो 2 से तो ज़्यादा ही होगा, 4 हो गई। ऐसे ही 8, 1, 2, 4 और 8, ऐसे 10, 12, 9 भी है, 9, 1, 3 और 9, ठीक। ऐसे 14, 16 ऐसे चलता रहेगा। अब ये तो पता चलेगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, आभास संख्या किसे कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर कह दिया जाए कि सबसे छोटी आभास संख्या, तो क्या थी? 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है ये, क्योंकि 2 है इसलिए सम भी है, तो ये छोटी आभाज्य संख्या हो गई। और बड़ी तो पता ही नहीं, वो तो अनंत में मिलेगी जाके, ठीक। और सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब अभाज्य में केवल 2 ही सम होता है, इसके बाद 3, 5 ये सब विषम संख्या होती हैं। तो 4 सबसे छोटी आभाज्य संख्या, 2 सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या, और ये 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इतनी बात आप समझ गए होंगे कि जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं, और जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं वो आभाज्य संख्या होती है। तो अब एक प्रश्न उठता है कि 1 फिर क्या है? जो ये 1 है वो क्या है? तो ये ना तो भाज्य है ना तो भाज्य, ना ही अभाज्य। अब वो क्यों? अपवर्तक यानी गुणनखंड के आधार पर आप देख सकते हैं 1 का केवल 1 ही गुणनखंड है। अभाज्य के लिए 2 होने चाहिए और भाज्य के लिए 2 से अधिक होने चाहिए। अब इसी बात को कह सकते हैं कि कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए भाज्य के लिए,
और अधिक से अधिक 2 वर्णखंड होने चाहिए अभाज्य के लिए। बात वो एक ही है, घुमा फिरा के बात हो रही है कि दो के जो गुणनखंड हैं वो 1 और 2 है। तो कह देंगे अधिक से अधिक किसी संख्या के गुणनखंड 2 मिल रहे हैं तो वो अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य। और 2 से अधिक होने चाहिए, यानी अगर ये कह दें कि कम से कम जो 4 है तो कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए? 3। इसके 3 हो जाएंगे, कम से कम 3 होने चाहिए, तभी तो 2 से ज़्यादा होगा। तो ऐसे बातों में उलझा दिया जाता है। तो एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, क्योंकि इसका केवल एक ही एक गुणनखंड है, इसलिए एक को ना भाज्य कहेंगे और ना अभाज्य कहेंगे। अब इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं, आप इसे समझ लीजिएगा। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।